गडोडिया सेठ की लूट से प्राप्त धन से दिल्ली शाखा के हिस्से में आने वाले रुपए से कुतुब रोड पर एक बड़ा मकान किराए पर लिया गया। उस मकान में साबुन का कारखाना खोलना था। साबुन का कारखाना खोलने का वास्तविक मकसद पिक्रिड एसिड बनाना था। उस कारखाने का नाम हिमालय टॉयलेट फैक्ट्री रखा गया। साबुन के साथ तेल भी बनाए गए, परंतु केवल आड़ के लिए ही। वस्तुतः वहां पिक्रिड एसिड बनाया जाता था और साथ ही गन कॉटन और नाइट्रोग्लिसरीन तैयार की जाती थी। ये सभी बम बनाने के सामान थे। हिमालय टॉयलेट फैक्ट्री में विमल प्रसाद जैन, उनकी पत्नी भवानी सहाय इत्यादि काम करते थे। सुशीला दीदी और दुर्गा भाभी भी वहां आती जाती रहती थी। चंद्रशेखर आजाद दिल्ली से कानपुर चले गए थे। वे वहां बमों के खोल बनवा रहे थे। वहां प्रकाशवती या प्रकाशी नामक एक स्त्री भी आती जाती थी। यहाँ प्रकाशवती का परिचय देना अनिवार्य है। यशपाल ने क्रांतिकारी दल से प्रकाशवती का परिचय कराया था। उसने चंद्रशेखर आजाद से कहा था, प्रकाशो कई हजार रुपए लेकर घर से भागी है और क्रांतिकारी बनने के लिए दल में सम्मिलित होना चाहती है। यह सच्चाई थी कि दल में मात्र पुरुषों से ही काम नहीं चलता था, स्त्रियों का होना भी अनिवार्य था। कई ऐसे अवसर आए थे जब क्रांतिकारी स्त्री का साथ क्रांतिकारियों के लिए वरदान सिद्ध हुआ। लाहौर से भगत सिंह को सकुशल कलकत्ता लाने का श्रेय दुर्गा भाभी को जाता है। चंद्रशेखर आजाद ने यशपाल को अपनी स्वीकृति दे दी। उन दिनों क्रांतिवीर भगवती चरण भी जीवित थे। उन्हें या चंद्रशेखर को तब यह मालूम नहीं था कि प्रकाशो कम उम्र की किशोरी है। जब वह दल में आई तब उन्हें उसकी अल्पायु का पता चला और साथ ही यह भी कि उसके पास धन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। किंतु उसके पास धन ना होने से आजाद को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उसकी किशोरावस्था को देखते हुए उन्होंने भगवती चरण की सम्मति से प्रस्ताव रखा कि प्रकाशवती को किसी विशेष स्थान पर रखकर पढ़ाया जाए, मगर यशपाल ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इसके बाद लाहौर में एक के बाद एक लगातार कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हुई कि प्रकाशों को दल में रखना पड़ा। उसी दल के अन्य सदस्यों के साथ रखा गया। चंद्रशेखर आजाद ने जब लाहौर छोड़ा तो यशपाल भी प्रकाशों को लेकर किसी पहाड़ी क्षेत्र में चला गया। परंतु जब उसे गरोडिया स्टोर के लूट की सफलता का समाचार मिला तो वह प्रकाशों को लेकर दिल्ली आ गया। प्रकाशों को पिक्रिक एसिड आदि बनाने का ज्ञान था। इसी कारण चंद्रशेखर आजाद ने उसे दिल्ली के कारखाने में रहने और पिक्रिड एसिड, नाइट्रोग्लिसरीन व गन कॉटन बनाने में सहायता देने के लिए अनुमति दे दी। इस कारखाने में तेल, साबुन आदि के साथ लगभग 40 पौंड बम का मसाला भी तैयार कर लिया गया। अन्य सामान कपूरचंद की मार्फत बाबूराम से खरीदे गए। कपूरचंद दिल्ली के दल का सदस्य था और बाबूराम उस समय चांदनी चौक दिल्ली में एक दवाखाना, मेडिकल स्टोर की दुकान चलाता था। चंद्रशेखर आजाद और भगवती चरण यह बात अच्छी तरह जानते थे कि वक्त जरूरत पर दल को स्त्रियों की सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, किंतु फिर भी उनका विचार था कि दल में किसी भी स्त्री को शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे जानते थे कि स्त्रियों के संपर्क में आने से अनेक प्रकार की दुर्बलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। साथ ही कठिन समय आने पर क्रांतिकारियों को अपना उद्देश्य व कर्तव्य भुलाकर पहले स्त्रियों की सुरक्षा के संबंध में सोचना पड़ता है, जिससे काफी समय व्यर्थ चला जाता है। यही कारण था कि भगवती चरण दल को पूरा समय देते हुए भी अपनी पत्नी दुर्गा देवी को दल में नहीं लाए थे। यद्यपि बहावलपुर रोड की कोठी पर दुर्गा देवी व सुशीला दीदी को आवश्यकता पड़ने पर रखा अवश्य गया था। उससे पहले भी सैंडर्स वध के बाद दुर्गा देवी ही भगत सिंह को सुरक्षित कलकत्ता लेकर आई थी, मगर फिर भी दोनों स्त्रियां दल की सदस्य नहीं थी। जब यशपाल ने प्रकाशवती का परिचय चंद्रशेखर आजाद व भगवती चरण से कराया था तो दोनों ने ही उसे दल में लाने का विरोध किया था और उन्होंने यशपाल को खबरदार भी कर दिया था, परंतु यशपाल भी अपनी मनमानी करने में पक्का था। चंद्रशेखर ने यशपाल से यह भी कह दिया था, यशपाल, या तो तुम दल को छोड़ दो या फिर इस लड़की को छोड़ दो। तुम्हें दल और इस लड़की में से किसी एक को चुनना पड़ेगा।
मगर यशपाल ना तो दल को ही छोड़ना चाहता था और ना ही उस लड़की को छोड़ सकता था। वह एक ओर तो चंद्रशेखर आजाद और भगवती चरण का आदर सत्कार करता था, वहीं दूसरी ओर वह कुछ मामलों में वही करता था जो उसका मन करता था। ऐसे में वह चंद्रशेखर आजाद की आज्ञा की अवहेलना भी कर बैठता था। प्रकाशवती के मामले में यशपाल ने चंद्रशेखर की आज्ञा के विरुद्ध निर्णय लिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रकाशवती अपना घर छोड़कर दल के द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों पर ले जाने लगी। यह बात आजाद को अनुचित लगी, पर उन्होंने उसे दल में स्थान दे दिया। दिल्ली स्थित कुतुब रोड पर बने कारखाने में वात्स्यायन और यशपाल की देखरेख में बमों का मसाला तैयार हो रहा था। प्रकाशवती भी वही थी। कुछ अंश में विलासिता आ जाने के कारण यशपाल की कार्यशक्ति में भी शिथिलता आ गई थी। वह फिजूल खर्ची भी बहुत करता था। वह खुद तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था और अच्छे से अच्छा खाना खाता था। साथ ही प्रकाशवती पर भी उसने अनुचित अंश में रुपया खर्च करना आरंभ कर दिया था। यशपाल की यह बात अन्य सदस्यों को खलने लगी। उनमें एक धनवंतरी भी था। धनवंतरी लाहौर के एक अच्छे घराने में उत्पन्न हुआ था। कॉलेज के दिनों में नौजवान सभा के काम का भार अपने कंधों पर ले लिया था। वह नेशनल कॉलेज में पढ़ता था, पर अंत में उसने वैदिक की परीक्षा पास कर ली थी। उस समय तक वह यशपाल और भगवती चरण और अन्य दल के सदस्यों के संपर्क में आ चुका था, और जिन दिनों भगत सिंह वाला अभियोग लाहौर में चल रहा था, वह चंद्रशेखर आजाद से भी मिल चुका था। चंद्रशेखर उस पर पूरा विश्वास करते थे। चंद्रशेखर आजाद ने भगवती चरण की मृत्यु के पश्चात यशपाल को पंजाब दल का भार सौंप दिया था, परंतु जब उनको यशपाल के काम में शिथिलता की रिपोर्ट मिली तो उन्होंने यशपाल को दिल्ली की साबुन फैक्ट्री में भेजकर धनवंतरी को पंजाब के दल का नेता नियुक्त कर दिया था। दिल्ली की फैक्ट्री में भी यशपाल अपना पहले जैसा ही जीवन व्यतीत करता था। शायद उसके लिए अब अपने स्वभाव को बदलना संभव नहीं था, कठिन हो गया था। धनवंतरी और कैलाशपति उसके विरुद्ध चंद्रशेखर को लगातार शिकायतें भेज रहे थे। विमल प्रसाद तथा अन्य साथियों ने भी चंद्रशेखर से यशपाल के विरुद्ध शिकायत की थी। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे साथियों से विश्वास। तब तक के लिए धन्यवाद।